स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमने पहले से यहाँ पर डेफिनेशन उसकी लिख रखी है। हमारा काम है आपको समझाना। ये आपकी किताब में लिखी हुई है, पढ़ते हैं इसको एक बार क्या लिखा हुआ है। अभी तक हमने क्या बोहर एटॉमिक मॉडल के बाद में बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा, रेडियस पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एनर्जी पढ़ी, उसके न्यूमेरिकल्स देखे। फिर उसके बाद हमने रेडबर्ग कांस्टेंट पढ़ा जिसमें हमने स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में जाना। उसके बाद हमने पढ़ा डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस जिसमें हमने लाइट के दो नेचर के बारे में जाना था। लाइट के दो नेचर के बारे में तो प्लैंक से जाना था, आई एम सॉरी। डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से हमने इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को जाना। इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर क्या था? डी ब्रॉगली अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इलेक्ट्रॉन हैज ड्यूअल नेचर। कौन कौन सा नेचर? वेव नेचर जो कि इन्होंने प्रूव किया था, पार्टिकल नेचर जो कि हमारे बोहर साहब कहकर चले गए थे। लेकिन ये वेव नेचर किसने प्रूव किया? हाइजेनबर्ग, वो डी ब्रॉगली ने। अब हाइजेनबर्ग आकर क्या कहेंगे? हाइजेनबर्ग ने कहा इट्स इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट और डिटरमाइन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। यानी कि इम्पॉसिबल है क्या कैलकुलेट कर पाना? पोजीशन, यानी पोजीशन को हम किससे डिनोट करते थे? एक्स से, एक्स। एंड वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते थे? v से। ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल यानी कि हम अपना इलेक्ट्रॉन समझते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है, छोटा होता है, मूव करता है। बोहर ने बताया था, इन्होंने भी बताया था कि वेव की तरह मूव करता है। अब वेव की तरह मूव करता है, पार्टिकल की तरह मूव करता है, करता तो मूव है ना एक साथ, यानी कि साइमल्टेनियसली। कैसे अब हम मतलब एक साथ, ये इम्पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को जानना। अब वेलोसिटी के अलावा जो इन्होंने इक्वेशन दिया वो क्या था इनका हाइजेनबर्ग का? वो था डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। अब ये क्या है? ये देखिए, आपकी पोजीशन क्या आई थी? एक्स। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप एक साथ नहीं निकाल सकते, यदि निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। जब एरर आएगा तो पोजीशन के एरर को, पोजीशन एक्स है उसमें आने वाले एरर को, हमने क्लास 11 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एरर को हम डेल्टा से डिनोट करते थे, डेल एक्स। अब ये डेल एक्स क्या हो गया हमारा? डेल एक्स हो गया हमारा एरर इन पोजीशन। और वेलोसिटी, चूंकि हमें देखिए मास पता है, मास पता है हमें, नोन है, इलेक्ट्रॉन का मास नोन है। मास क्या है हमारा? 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास हमें पता है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो अब ये जब कांस्टेंट है तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो सकता है। जब p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v हो सकता है तो हम यहाँ पर डेल p इक्वल्स टू बता सकते हैं। ये डेल p यानी कि कुछ उसका मोमेंटम था, मास सेम रहा, मास सेम के बाद वेलोसिटी में कुछ चेंज आया, वेलोसिटी में कुछ एरर आया। तो ये हम कैसे इसको बताएंगे कि एरर इन मोमेंटम। अब एरर इन मोमेंटम में आपको बार बार मैं इसीलिए याद दिला रहा हूँ कि हमें मास पता है, मास हमें पता है लेकिन वेलोसिटी पता नहीं है। इन्होंने यहाँ पर तो वेलोसिटी बोला पर इक्वेशन में ये मोमेंटम लिख रहे हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मोमेंटम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट रहता है, तो वेलोसिटी वो जो लिख रहे हैं वेलोसिटी वहां पर, तो वेलोसिटी को ही वो वहां पर डिटरमाइन करने की बात करेंगे। अभी आगे देखेंगे हम। तो ये क्या, या तो इक्वल होगा h बाई 4 पाई, ये h भी कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, और 4 पाई तो कांस्टेंट है ही। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 3.14। तो ये कांस्टेंट या तो इसके इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। किसका किसका प्रोडक्ट? पोजीशन में आए हुए एरर का और मोमेंटम में आए हुए एरर का, यानी कि वेलोसिटी में आए हुए एरर का। अभी आपको हमारी बात पर हमने बता दिया। जैसे अभी आपको भरोसा नहीं हो रहा है, वैसे ही कई और साइंटिस्ट थे जिनको इनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि प्रूफ करके दिखाओ। जब प्रूफ करके दिखाओ तो उन्होंने देखिए कैसे प्रूफ किया। मान
मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, कोई बॉडी है, हमें उसका मोमेंटम पता चल गया, हमें उसकी मास पता चल गई और वेलोसिटी पता चल गई। जब हमें उसकी मास और वेलोसिटी पता चल गई तो एरर उसमें कितना आएगा? एरर तो जीरो हो जाएगा। मास पता है, वेलोसिटी पता है, मास इंटू वेलोसिटी निकाल लेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कुछ। जब एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी तो एरर का तो कहीं सवाल ही नहीं उठा। जब सवाल नहीं उठा तो डेल पी हो गया जीरो। जब डेल पी हो गया जीरो तो इनके फॉर्मूला के अनुसार जब हम चले डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू एच बाई फोर पाई, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ये हमारा पूरा कांस्टेंट हो गया तो इसको हम डेल एक्स बराबर एच बाई फोर पाई लिख दूंगा, ठीक है। जब डेल एक्स का ये जो डेल पी यहाँ गया, मान लीजिए मैं इसको यहाँ नीचे ले गया, एच बाई फोर पाई इंटू डेल पी, ठीक, ये वाला हटा देते हैं, पहले ये नीचे चला गया यहाँ पर। अब ये डेल पी आया एच बाई फोर पाई इंटू डेल पी। अब डेल एक्स यहाँ पर हम निकालेंगे, डेल एक्स एच बाई फोर पाई इंटू जीरो। अब एच बाई फोर पाई इंटू जीरो, किसी भी टर्म में जीरो का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद वो भी जीरो बन जाता है, तो डेल एक्स बराबर एच बाई जीरो। और किसी भी टर्म में जीरो का डिवाइड होने पर आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो डेल एक्स यानी कि पोजीशन में एरर कितना है? इन्फिनिटी है। हमें नहीं पता कि कितना है, इन्फिनिटी यानी हमें पता नहीं है। और जब हमें पता नहीं है तो हम एरर नहीं निकाल सकते, और जब एरर नहीं निकाल सकते, एरर देखिए, यदि एरर पता होता तो हम एग्जैक्ट पोजीशन निकाल लेते, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वहां फेल हो जाता। लेकिन चूंकि इन्फिनिटी है तो हमें एरर का ही पता नहीं है। जब एरर का ही पता नहीं तो हम कैसे निकाल लेंगे इसकी पोजीशन? ठीक, ऐसे अब आपको ये इनने ऐसा प्रूफ दिया इसका। तो ये हो गया हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एलेबोरेशन डिस्कशन। अब हम चलते हैं सीधे इसके न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल इसमें कैसे आते हैं देखते हैं। देखिए आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आएगा, कैलकुलेट द error in velocity of an electron which has del x या फिर error in position equals to 1.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसा मान लीजिए, ऐसा आ गया। और यहाँ बगल में आपके लिख भी देंगे कि बाई अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, या फिर ये लिख देंगे, नहीं लिख देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए इनका फॉर्मूला क्या था हमारा, सॉल्व करते हैं हम इसको, कैसे होगा सॉल्व करते हैं। h बाई फोर पाई इक्वल्स टू किसके होता था? डेल एक्स इंटू डेल पी, ठीक है। तो अब डेल एक्स हमें पता है कितना, 1.1 एंगस्ट्रॉम इंटू डेल पी पता नहीं, h बाई फोर पाई। अब h बाई फोर पाई के उस तरफ हम मान लीजिए कि इसको ले गए, कैसे ले जा सकते हैं कि डेल पी का डेल पी यहाँ बना रहा, इक्वल्स टू h बाई फोर पाई। आप भी साथ साथ में सॉल्व करते जाएं क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये एंगस्ट्रॉम था ना इसलिए। अब h की वैल्यू क्या होती है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब ये डेल पी है तो यहाँ पर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? kgms माइनस 1 यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये होती है इसकी यूनिट। अब इसको मैं और आगे बढ़ाऊं यदि, तो देखिए यहाँ कितना आया ये, इसको देखिए, अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा यार। 3.3132, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 3.313 अपॉन में 2 इंटू ये कितना हो गया 6.28 इंटू 1.1, और ये 10 टू दी पावर, ये माइनस 34 ऊपर 10 हो गई तो कितना हो गया 10 टू दी पावर माइनस 24, ये यूनिट सेम है। अब इसको हमने और ऊपर बढ़ाया तो 6.,
पहले इसको अपन मल्टीप्लाई करके एक कर लेते हैं 6.28 इंटू 1.1 कितना आया 88 8 22 30 2 1 3 6.908 तो यहाँ कितना आया 3.313 अपॉन 6.908 इंटू 10 टू दी पावर -24 यूनिट सेम। अब आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि ये देखिए इसको अपन एग्जैक्ट तो नहीं पर 1/2 लिख सकते हैं। होता तो देखिए 3.3 का दुगना 6.6 है पर ये 6.9 है तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम 1/2 लिख सकते हैं तो 1/2 इंटू 10 टू दी पावर -24। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -24। ये हमारा क्या आया एरर इन मोमेंटम। अब एरर इन मोमेंटम हमारा आ गया। अब इससे हमें निकालना है, अब ये आंसर नहीं आया, आंसर हमारा क्या है कैलकुलेट द एरर इन वेलोसिटी। तो देखिए चूंकि मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 kg। अब हम निकालेंगे डेल पी। डेल पी इक्वल्स टू एम डेल वी। क्यों? क्योंकि मास है कांस्टेंट, होता तो ये डेल एम वी, लेकिन एम हमें पता है तो एम इस तरफ आ जाएगा। अब एम डेल वी बचा तो डेल वी निकाला हमने। जब डेल वी तो एम गया इसके नीचे यहाँ अपॉन में, तो ये देखिए अब क्या बचा हमारे पास, ये था हमारा मोमेंटम 0.5। मोमेंटम में एरर 0.5 इंटू 10 टू द पावर -24 kg मीटर पर सेकंड अपॉन मास कितना है हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। kg से kg उड़ा, ये ऊपर गया 0.5 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 7। 24 -24 प्लस 31 बराबर 10 टू द पावर 7 यानी -24 प्लस 31 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7। अब और आगे बढ़ते हैं। 0.5 में हम 9.1 का डिवाइड करना है तो ये देखिए कैसे होगा कि इसका पहले तो ये उड़ा लेते हैं। अब ऊपर गया तो 0.05 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है किसका, इस वाले क्वेश्चन का, जो वो कह रहा था कि वेलोसिटी में कितना एरर है। तो वेलोसिटी में इतना एरर है यानी कितना है 0.05 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक आपका इस प्रकार का न्यूमेरिकल हमने करके देख लिया। दूसरा एक और टाइप का होता है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा आता है इफ डेल एक्स इक्वल्स टू डेल पी, यानी कि पोजीशन का एरर और मोमेंटम का एरर बराबर बराबर है तो निकालिए कैलकुलेट डेल पी। ठीक है, ऐसा आ जाता है। मान लीजिए ये सरल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो देखिए कैसे होगा। हमें पता है डेल एक्स इंटू डेल पी इक्वल्स टू h/4 होता है। ठीक है, जब डेल एक्स और डेल पी बराबर है तो हम डेल पी लिख देते हैं यहाँ पर, डेल पी इंटू डेल पी बराबर h/4। या आपके लिए डेल एक्स में भी आ सकता है, मैं बता रहा हूँ कि किस टाइप के आते हैं। ठीक है, तो डेल पी बराबर h/4। डेल पी का स्क्वायर हो गया, डेल पी का स्क्वायर बराबर h/4। अब स्क्वायर का उस तरफ गया तो कितना हो गया डेल पी, हमें डेल पी निकालना था ना, h/4 का होल अंडर रूट। तो ये कितना हो गया h/पाई अंडर रूट में और यहाँ 1/2 ये आ गया हमारा डेल पी। ये आपका आएगा 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक लॉजिक लगाना है कि डेल पी और डेल एक्स उन्होंने पहले से दे रखा है, हमें सिर्फ एक नंबर किसके इस फॉर्मूले के हैं, ये फॉर्मूला पता है सब बन जाएगा। यानी कि वो क्या पूछना चाह रहा है
कि आपसे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल डायरेक्टली नहीं पूछेगा, वो ये ऐसा लिख देगा डेल एक्स बराबर डेल पी है, या एरर इन मोमेंटम और एरर इन पोजीशन बराबर बराबर है, तो एरर इन मोमेंटम निकालिए या एरर इन पोजीशन निकालिए, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपका हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वो डायरेक्टली पूछेगा, और एक हमने जो आपसे पहले बताया वो आ सकता है आपके 3 या 4 नंबर में, उसमें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी लगेगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी लगेगा, सब कुछ लगेगा, उसमें कैलकुलेशंस भी हैं। तो ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर फिनिश हुआ। अब जल्दी से हम लोग जो ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल है उनको भी समझ लेते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। देखिए सबसे पहले तो क्या है कि ये दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। दिस मॉडल, अभी मैं सब समझाऊंगा आपको एक एक करके। दिस मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर H एटम या और H लाइक एटम। H लाइक, अब H लाइक कौन से होते हैं? लिथियम +2, क्यों? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम +3 या हीलियम +1, सॉरी हीलियम +1। अब हमने ऐसा क्यों कहा? हमने इसलिए ऐसा कहा कि जब न्यूक्लियस होती है, मान लीजिए न्यूक्लियस ऐसी होती है, ये हो गई न्यूक्लियस, यहाँ घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ये शेल है, ये न्यूक्लियस है। क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो 2 चार्ज हो गए। तो 2 चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। यानी कि पहली बात, आप अब प्रोटॉन को भी छोड़िए, एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उस पर खींचने वाली न्यूक्लियस है। अब खींचने वाली न्यूक्लियस है, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हमने माना था क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों माना था? सेंट्रीफ्यूगल को इक्वेट कर रहा था। सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर से लग रहा है सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल जो अंदर से लग रहा है न्यूक्लियस लगा रही, इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा। क्यों घूम रहा? न्यूक्लियस लगा रही उस पर फोर्स। जब न्यूक्लियस उस पर फोर्स लगा रही, तो लगा कितने पर रही? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर। लगा कितने पर रही? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे हमारे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? सेम चार्ज के हो गए। जब सेम चार्ज के हो गए तो भी तो एक दूसरे को रेपल करेंगे। रेपल यानी कि एक दूसरे को फेंकेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो पहली बात तो न्यूक्लियस का जो फोर्स लगा रही है वो भी बढ़ जाएगा, और साथ साथ में ये भी एक दूसरे को ना घूमने देकर, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो फाइनल जो हमारा कैलकुलेशन बड़े आराम से हो जाता है ना, कैसा? mv²/r, ये रख दिया अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अपॉन में रख दिया इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला कौन सा? Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये हमारे कैलकुलेशन में अब दिक्कतें पैदा होने लगी थी। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो ठीक था, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, इसलिए उन्होंने रिपल्शन बढ़ा दिया। जब रिपल्शन बढ़ा दिया तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर नहीं रहे। जब बराबर नहीं रहे तो क्या हुआ? ये हमारा मॉडल यहाँ पर केवल हाइड्रोजन लाइक एटम पर तो ठीक था, लेकिन फिर और आगे जब हम एटम आए या और दूसरे एलिमेंट्स के एटम हमने देखे, उसमें ये काम नहीं किया। तो पहला हमारा ये हो गया क्या? ड्रॉबैक। अब दूसरे ड्रॉबैक पर चलते हैं। दूसरा ड्रॉबैक था हमारा डी ब्रोगली वाला, कि इन्होंने, बोहर ने क्या माना? बोहर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन को इन्होंने पार्टिकल माना, और डी ब्रोगली क्या कह गए? डी ब्रोगली कह गए कि ये एक वेव है। और कह बस नहीं गए, प्रूव भी कर गए, वेवलेंथ निकाल के बता गए कितनी? 3.2 एंगस्ट्रॉम। तो दूसरा डी ब्रोगली की वजह से फेल हो गया। तीसरा, इन्होंने क्या? रेडियस निकाल दी, कितनी निकाल दी? 0.529 into n² by z एंगस्ट्रॉम। तो ये रेडियस यानी कि पोजीशन भी निकाल दी,
वेलोसिटी, वेलोसिटी भी निकाल दी कितनी 2.18 इंटू 10⁶, ये सब सब हम आपको डेराइव भी और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा चुके हैं ये सब, ठीक है, इसमें अचंभित होने वाली बात नहीं है। और ये मास इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो मास हमें पता है, वेलोसिटी पता है, तो कोई यानी कि मोमेंटम पता है, तो मोमेंटम भी हम पता लगा सकते हैं कैसे, P = mv से। और पोजीशन तो हमें वो बता ही गए हैं r यानी कि जिस भी सेल में होगा उस सेल में यदि वो घूम रहा है तो शेल नंबर पता होगा हमें, और हाइड्रोजन मतलब उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पता ही होंगे, तो उस कारण से हम उसकी पोजीशन भी पता लगा सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग साहब ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये फेल कर दिया, ये सिद्धांत पूरा का पूरा फेल्ड बिकॉज ऑफ हाइजेनबर्ग, ठीक है। चौथा और पांचवा के लिए आप आगे देखेंगे, लेकिन अभी हम बात को बता देते हैं कि हमने जो रिडबर्ग कांस्टेंट पढ़ा था उसमें पढ़ी नहीं क्या, स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या कि छठवें सेल से पहले पे कूदा, पांचवें पे पहले पे कूदा, चौथे से पहले पे कूदा, चौथे से तीसरे पे कूदा, तीसरे से दूसरे पर कूदा, छठवें से दूसरे पर कूदा, बाल्मर सीरीज, लाइनर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फर्ड सीरीज, हम्बेरी सीरीज पढ़ाई थी हमने आपको रिडबर्ग कांस्टेंट में, ठीक है। तो उससे निकलने वाली क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम कहते थे स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस कहते थे हम उनको। तो जब स्पेक्ट्रल लाइंस निकल रही हैं तो क्या है, इनके अनुसार जब हमने और आगे माइक्रोस्कोप से देखा तो वो स्पेक्ट्रल लाइंस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो निकल रही हैं हाइड्रोजन के एक्साइड और डी एक्साइड होने पर, हाइड्रोजन के एक्साइड और डी एक्साइड होने पर, इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या शो कर रहा है, जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। अब ये कौन से इफेक्ट हैं, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, जीमैन यानी कि मैग्नेटिक, स्टार्क यानी कि इलेक्ट्रिक। ये क्या है भाई, यानी कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही है तो उनके सामने यदि मैग्नेटिक फील्ड रख दी जाए, यानी कि ये मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट रख दी जाए, ठीक है, चुंबक रख दी जाए, ये आ रही है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहाँ से, एक्साइट और डी एक्साइट होने के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, रेडबर्ग कांस्टेंट में स्पेक्ट्रल लाइंस जो हमने पढ़ी थी ये आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड देखी, मैग्नेटिक फील्ड देखी, डिफ्लेक्ट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड देखी, डिफ्लेक्ट हो गई, क्यों डिफ्लेक्ट हो गई, उसका आंसर ये नहीं दे पाए, उसको हम कहेंगे जीमैन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी ऊपर, एक पॉजिटिव नीचे एक नेगेटिव, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, स्पेक्ट्रल लाइंस यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है, कभी ऐसी हो रही, कभी ऐसी हो रही, कभी ऐसी हो रही, कभी ऐसी हो रही, ये भी डिफ्लेक्ट शो कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो उसके कारण क्या है, वो है हमारा स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क, अब फिर से आप लोग बताइए, समझिए, स्टार्क इफेक्ट वो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफ्लेक्ट हो रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। जीमैन इफेक्ट वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिफ्लेक्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में। पांचवा और आखिरी इनका क्या था, फिफ्थ है इनका अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम शो कर रही थी, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। अभी अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम क्या है, अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम वो है कि जैसे मान लीजिए आपके अलग अलग कलर निकल रहे हैं, विबग्यो निकल रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, ठीक है, ऐसे निकल रहे हैं। तो ये निकल रहे हैं, ये हमको सिर्फ एक कलर दिख रहा है, एक कलर दिख रहे हैं। अब ये इन्हीं स्पेक्ट्रम में क्या हो जाए कि जब हम माइक्रोस्कोप से देखें, नेक्ड आई से नहीं, जब हम माइक्रोस्कोप से देखें तो क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि ये जा रहा है, ये रेड कलर हमें दिख रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये जब दिख रहा है हमें नीली मतलब नेक्ड आइज से, और जब हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है हमें, ये रेड, और बीच में एक थिन लाइन है, फिर ये रेड, फिर एक थिन लाइन है, फिर ये रेड, फिर एक थिन लाइन है, फिर ये रेड। वैसे ही जब ग्रीन देख रहे हैं हम तो ग्रीन 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 ग्रीन, ये बीच में क्या है, बीच में हमें दिख रहे हैं डार्क स्पेसेस या डार्क लाइंस, डार्क स्पेसेस या डार्क लाइन, डार्क लाइन, डार्क लाइन, डार्क लाइन, ये दिख रही हैं। तो इसको हम कहेंगे अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो हो गया एक कलर का दिखना, अब उसी कलर के अंदर भी कुछ स्प्लिटिंग है, यानी कि एक स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर निकल रहा है उन्हीं कलर के अंदर भी कुछ लाइंस स्प्लिट हैं कुछ डार्क स्पेसेस या डार्क लाइन के स्पेसेस बनाकर या उनके सेपरेशन से। तो वो क्यों है ऐसा, उसी को हम अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ना ये अल्ट्रा फाइन स्पेक्ट्रम बता पाएगी ऐसा क्यों है, ना ये जीमैन इफेक्ट को प्रूव कर पाए, ना ये स्टार्क इफेक्ट को प्रूव कर पाए।
ये हाइजेनबर्ग में भी फेल हो गए, ये डी ब्रोगली में भी फेल हो गए, फेल नहीं हो गए, लिमिट हो गए वहां पर। और दूसरी बात, सबसे पहली बात ये है कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए तो ठीक है भाई, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे एटम्स हैं उनका क्या, उनके लिए कौन सा मॉडल माने। तो उसके लिए अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और जो कि आज तक हम मान रहे हैं, जब ये वीडियो हम बना रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ही हम पढ़ते हैं, आप भी पढ़ोगे, उसको हम बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, और फिर उसके बाद हाँ आप बाउ रूल और अगले 2-3 वीडियो में चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।